हेलो दोस्तों, कैसे सारे दोस्तों। मैंने पता था हम सारे ठीक होंगे दोस्तों। आज आप स्टार्ट करेंगे स्टडी की पहली वीडियो, क्लास फर्स्ट। दोस्तों था नहीं पता, दिल्ली पुलिस हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, कैसा का भी पेपर हो, सारे नोट्स हैं इसमें। ऐसे नोट्स हैं दोस्तों, यही पढ़ने की लोड़ है बस, इससे बाहर कुछ नहीं आंदा। सबसे पहले देखो, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। देखो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत को इंडिया किसने कहा था। सबसे पहले यूनानियों ने कहा था, ठीक है। अगला देखो, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा। कहा, यानी कि हिंदुस्तान कहा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ऋग्वेद, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत में ऋग्वेद, ऋग्वेद 10 मंडल, ऋग्वेद के अंदर सीधा 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, 1000 ऑप्शन में आवा, 1027, 1026, 1029, 1028, तो ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूज करता। सीधा क्वेश्चन आएगा इस चीज़ का, 1028 सूक्त, ठीक है दोस्तों। ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं। तीसरे मंडल में देखो दोस्तों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, किसने लिखा था, विश्वामित्र ने, ठीक है दोस्तों। सावित्री को समर्पित है, सावित्री को यानी कि सूर्यदेव को, सावित्री सूर्यदेव को समर्पित है। कुछ भी आ सका, सावित्री भी सूर्यदेव भी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख, किस देवता का, नौवें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख, ठीक है दोस्तों। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिल। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना, पुरुष सूक्त, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना यानी कि पुरुष सूक्त। चार वर्ण सीधा आएगा भाई, चार वर्ण किस में है, कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है दोस्तों। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख कहाँ पे लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर या किनारे, ठीक है दोस्तों। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी। अब देखो दोस्तों, ये जो सा दशराग युद्ध था, सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, सुदास जीत गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यजुर्वेद, यजुर्वेद इसको यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्व्यू कहते हैं। गद एवं पद दोनों में है, ठीक है दोस्तों। अब है सामवेद, सामवेद पाठ्यकर्ता के यानी कि इसके पढ़ने वाले के उद्धात्री और इसे संगीत का जनक। सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों ये, भाई संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अर्थवेद, अर्थवेद सबसे नया वेद, अर्थवेद कन्याओं के जीवन की निंदा करता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक है दोस्तों। प्रजापति की 2 पुत्रें, सभा एवं समिति। अब देखो दोस्तों, पुराण, पुराण पुराण रचयिता कौन है इसके, लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और कितने पुराण हैं, टोटल 18। विष्णु पुराण मौर्य वंश से रिलेटेड, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से रिलेटेड, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेटेड। यहाँ दोस्तों 3 ऐसे हैं, बस हमें पता होना चाहिए भाई कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मनुस्मृति, मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, मनुस्मृति। देखो दोस्तों, स्मृति ग्रंथ खासे होंगे, कई होंगे, जिनमें से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, मनुस्मृति, ठीक है दोस्तों। सूंग काल का मानक ग्रंथ है, सूंग काल का मानक ग्रंथ है ये मनुस्मृति। अब देखो दोस्तों, नारद स्मृति, नारद स्मृति
गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, नारद स्मृति से हमें क्या पता लगता है? गुप्त युग के विषय में जानकारी। और महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी वर्णित है किस में है? जातक में, जातक ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है हमें जातक से। ठीक है दोस्तों, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथावस्तु। अब देखो दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से पता लगता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र से, कल्पसूत्र क्या है? यहाँ ग्रंथ होगा, कोई किताब होगी या फिर कोई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र थी, चाणक्य ने लिखी थी। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, राजनीति से रिलेटेड है ये किताब। अर्थशास्त्र सीधा क्वेश्चन आ जाता है भाई, किससे रिलेटेड है ये? राजनीति से रिलेटेड। कलहन देखो दोस्तों, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कलहन ने किया था। ठीक है दोस्तों, रजत रंगनी, इसकी पुस्तक का नाम है रजत रंगनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजत रंगनी किसकी पुस्तक का नाम है? कलहन की पुस्तक का नाम है। अरे, रजत रंगनी पुस्तक है जो किससे रिलेटेड है? कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर का इतिहास। रजत रंगनी पुस्तक है जो रिलेटेड है कश्मीर के इतिहास से। देखो दोस्तों, अब अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा किताब में लिखा गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ मिलता है हमें? चचनामा ग्रंथ में। इसके लेखक कौन है? चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो, सिंध कहाँ से है? पाकिस्तान में, कराची राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? वाह भाई वाह। देखो, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी ये दोस्तों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी थी। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। कौन था पतंजलि? पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित। अब देखो दोस्तों, हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? नियार्कस, आनेसिक्रेटस, आस्टियोबुल्स। ठीक है दोस्तों, सिकंदर था जो मकदूनिया का ग्रीक प्रशासक था। मेसोडोनिया का या मकदूनिया का या मेसोडोनिया का नाम अलग अलग भी हुआ, एक जैसे भी हुआ, कहीं हुआ यार नाम तो, लेकिन दो चीज़ याद रखियो, मकदूनिया हो या मेसोडोनिया हो। और ये कौन था? यूनानी शासक था, यूनानी। ठीक है दोस्तों, यूनानी। सिकंदर और पोरस के युद्ध को बैटल ऑफ हाइडास्पेस कहते हैं। कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सीधा क्वेश्चन आओ भी, कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब डाइमेक्स सीरियन नरेश अनंतियोक्स का राजदूत था। कौन था यो? अनंतियोक्स का राजदूत था, जो किसके टाइम में आया था? बिंदुसार के टाइम में, बिंदुसार के दरबार में आया था यो डाइमेक्स। ठीक है दोस्तों, फाहयान था जो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था इसने। फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था ये फाहयान। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता को इनने क्या किया? सुखी और समृद्ध बताया था। अब देखो दोस्तों, हिंसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था, सबने पता। हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? हिंसांग आया था। सबसे पहले भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं कहीं मिला हुआ पढ़ने वास्ता कि सबसे पहले भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? लेकिन इनने ब्रह्मण वृत्तांत यानी कि सीयू की इसका किताब लिखी थी। इन्हें कौन सी? सीयू की, जिसमें 138 देशों का विवरण है। 138 देश। हम तो इंडिया में रह गए भाई भी। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र था।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीलबद्ध का गिल्लिया हुआ क्वेश्चन भाई। ये इंसान के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? सीलबद्ध था। ठीक है दोस्तों। अब है तारानाथ। तारानाथ के बारे में देखो दोस्तों, तिब्बती लेखक था। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ के बारे में एक एक दो दो पॉइंट सारे हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो तारानाथ कौन था भाई? तिब्बती लेखक था। क्या क्या करा था इनने? इसके दो एक देखो, कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना करी थी इनने। ठीक है दोस्तों। पहले तो तिब्बती लेखक था, कंग्यूर एवं तंग्यूर ग्रंथ की रचना करी। ठीक है दोस्तों। अब देखो, भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी, भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसर्पण कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया है, कहा गया है यानी कि कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, होमो सेपियंस, इसका ज्ञानी मानव, इसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। बहुत कम पता हुआ दोस्तों लोगों ने। मनुष्य ने क्या हुआ? होमो सेपियंस। वैज्ञानिक नेम क्या है मनुष्य का? होमो सेपियंस, ज्ञानी मानव। बुद्धिमानव मान कई आवा ऑप्शन, बुद्धिमानव या अलग अलग आवांगे, लेकिन आप असली मीनिंग क्या हो इसका? ज्ञानी मानव। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तीन चीज याद रखो, पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखो दोस्तों, इनमें सारे उलझना भाई कौन किस टाइम में कौन किसका आविष्कार हुआ था। देखो दोस्तों, पूर्व, पूर्व यानी पुराना टाइम, पूर्व यानी कि पुराना टाइम। पुराने टाइम में सबसे पहले क्या था? शिकार ही करा थे लोग, शिकार कराते, खावाते पीवाते ऐसे कराते। ठीक है दोस्तों। अब आ गया पूरा, पूरा। अब देखो दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, आग। अब देखो किसको याद कराएंगे? पूरा यानी कि जो शिकार था वो पूरा पका का खावाते। पूरा पका का यानी कि पकाओगे किस में? आग में पकावांगे, आग में पका का पूरा खावाते, यानी पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पका का खावाते आग में। अब देखो दोस्तों, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नव, नव यानी कि नया, नया पहिया लगवाया भाई। कहाँ से लगवाया? अपने साधन में लगवाया। कोई भी साधनों, कार, मोटरसाइकिल, सेक्टर कुछ भी हो यार। नव पाषाण काल, नवे पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि का आविष्कार भी हुआ था इसी टाइम में। ठीक है दोस्तों। कृषि सबसे पहले किस किस की करी गई थी? क्वेश्चन सीधा है, गेहूं और जौ की कृषि की गई थी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। मनुष्य द्वारा यूज धातु सर्वप्रथम क्या थी? तांबा। औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल यानी कि कहाँ से प्राप्त हुई है हमने? अतिरंपकम, अतिरंपकम, अतिरंपकम। ठीक है दोस्तों। कृषि का प्रथम एग्जाम्पल यानी कि कृषि भी हुआ थी भाई, यो कहाँ से पता लग गया? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था ये भाई, कृषि भी हुआ थी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोली कोलिड हवा, कोल्डी हवा किससे संबंध है? संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। ठीक है दोस्तों। पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पल पल्वारम स्थान पर हुई है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज। पूरा पाषाण आएगा नहीं, सोच लो, पूरा यानी कि आग की खोज हुई थी इसमें पूरा पाषाण में। ठीक है दोस्तों। कालीन औजारों की खोज किसने करी थी? सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुट फर्स्ट व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों। 1863 में करी थी इसने खोज, फर्स्ट व्यक्ति था यो रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करी थी। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभ कपि है। ठीक है दोस्तों। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है दोस्तों। अब है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता मुख्य निवासी था द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसके मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक पूरा स्थल देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में दास्कर नदी के किनारे, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में है गोदावरी नदी के किनारे तक। ठीक है दोस्तों।
पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यानी कि यूपी। पश्चिम में है सुतकांगेडोर, कहाँ से है बलूचिस्तान में वहाँ तक। उत्तर में देखो अखनूर, अखनूर मांदा, कहाँ से आयो जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में है दाइमाबाद, कहाँ से आयो अहमदाबाद में है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक फैली हुई थी वो सभ्यता। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह कौन कौन से थे, लोथल एवं कोतदा, कोतदा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ है चूड़ियाँ से रिलेटेड हुआ इसका अर्थ। जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटें। अपन ने कालीबंगन से क्या मिला है, जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटें। और लोथल से मिला है हमें मनके बनाने के कारखाने। और चनहुदड़ी से भी हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। इन दोनों से हमें कालीबंगन और लोथल से क्या मिला है, हमने अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से देखो अनानगार, बृहद स्नानगार, तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य वाली मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। अब देखो सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल, इन तीनों से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। हाँ, अब देखो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांग कितने हैं, 6। वेद 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। अब देखो पॉइंट देखो, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, कैसी है लिपि इसकी, भाव चित्रात्मक, तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक है दोस्तों, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा में शवों को दफनाने वे मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियाँ मिली। अब देखो दोस्तों, हड़प्पा में शवों को दफनाने की, ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो में जलाने की। अब थाने किस पता चलेगा भाई किस मत जलावते किस मत दफनावते। अब देखो मोहन कौन है, मोहन, मोहन एक हिंदू बंदे का नाम है, हिंदू, हिंदू छोकरे ने क्या करे करा, जलाए करा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ से आपने ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपने बहुत कम देखने ने मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आसान आसान पॉइंट से आप कहीं भी पढ़ सका, लेकिन यहाँ से आपने ऐसे पॉइंट मिले हैं जिन मत सीधा क्वेश्चन उठ का एकरा आवागा, जिन मत क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब है आर्यों की बारी। मध्य एशिया के लोग मैक्स मुल्लर के अनुसार, मध्य एशिया के लोग मैक्स मुल्लर के अनुसार कहाँ के लोग थे, मध्य एशिया के लोग थे आर्य। युद्ध के लिए गबिष्टी शब्द का इस्तेमाल कराते, गबिष्टी, गबिष्टी शब्द का इस्तेमाल कराते। इसका मतलब है गायों की खोज। सिंधु सभ्यता था जो मातृ प्रधान था, मातृ प्रधान यानी कि इनका प्रधान कौन हुआ था, मातृ यानी कि माता हुआ थी, उनकी माँ। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, उनका बाप हुआ था, इनका पिता। आर्यों का समाज, आर्यों का समाज था जो पितृ प्रधान का, उनका प्रधान हुआ था उनका पिता। ठीक है दोस्तों, अब देखो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। गायों को अधन्य यानी कि न मारने योग्य पशु बताया गया है। प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र। ठीक है दोस्तों, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, थी लोहा, जिसे श्याम अयर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोहे की धातु को आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है लोहा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, श्याम अयर्स। ठीक है, और तांबे को लोहित अयर्स कहा जाता है, अयर्स कहा कहते हैं, यह कहा जाता है। ऋग्वेद में देखो दोस्तों, ऋग्वेद का एक और क्वेश्चन आ गया, गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार, 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार, 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार, सर्वाधिक बार। ठीक है दोस्तों, ओनली ऋग्वेद में। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन देवता कौन सा देवता है, आकाश का देवता, जिसको क्या कहते हैं, घो, घो कहते हैं जिसको, घो।
वनस्पति देवता कौन सा है? सोम। ठीक है दोस्तों। अब देखो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब देखो दोस्तों आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, यानी कि कुर्रम। कुर्रम देखो यो है कुर्रम। कुर्रम का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था? कुंभ, क्रुम्ब, क्रुम्ब। ठीक है दोस्तों। काबुल, काबुल का पुराना नाम था कुंबा, कुंबा। झेलम का वितस्ता, वितस्ता। ठीक है दोस्तों, वितस्ता। झेलना पड़ेगा हमें विपत्तियों से रिलेटेड करेंगे हम, वितस्ता। ठीक है दोस्तों, झेलना, झेलना यानी कि झेलम। अब चिनाव, आस्किनी। अब देखो दोस्तों अगर हमने चुनाव यानी कि चुनाव लड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने आस्की नहीं करनी, आस्की नहीं करनी अपने। चुनाव यदि लड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों। रावी नदी, रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषनी। अपने पीछे पड़ता रावी को पढ़ेंगे हम रवि। रवि कौन हुआ? पुरुष हुआ, एक पुरुष, पुरुष, पुरुषनी, पुरुषनी। ठीक है दोस्तों। रिलेट करके पढ़ेंगे हम बस ऐसे ही। सतलज, सतलज को सतुद्री। ठीक है दोस्तों। अब देखो साइड में आ जाओ। व्यास, व्यास नदी का पुराना नाम था बिपाशा। बिपाशा बसु, इसकी प्यास कोई नहीं बुझा सकता। हाँ। गंडक, गंडक का पुराना नाम था गंडक नदी का सदा नीरा। गग्गर, दृश्यद्वती, दृश्यद्वती। गोमल, गोमती। स्वार्थ, शुभ, सुस्तु, सुस्तु, सुवस्तु। क्या क्या नाम है यार। सांख्य दर्शन। अब देखो सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। दोस्तों यो चीज़ कभी भी आ सका कि मूल तत्व कितने हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। पहला तत्व कौन सा है? प्राकृति। ठीक है दोस्तों। अब देखो मुंडकोपनिषद, सत्य, इस मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते लिया है। कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ सही बात है दोस्तों। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखो पॉइंट है ये, लोगों को आर्यों बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। ये देखो दोस्तों आपको बताया था गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। हाँ। किसको समर्पित है वो? सावित्री, सावित्री है सूर्यदेव। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम यानी कि प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहाँ से किया गया है? कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। गोत्र नामक संस्था का जन्म, गोत्र नामक संस्था का जन्म, गोत्र उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र क्या हुआ? पीछा लगा नहीं था अपने नाम के पीछा गोत्र। भाई थारा गोत क्या हुआ? गोत, गोत का इसका जन्म कद हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था भाई। वो पीछा लगाने का गोत लगा लो भाई अपने पीछा। हाँ कुछ नवा सा नाम लगा लिया भाई। ठीक है, बन के शेर। बंद्रा, बंद्रायन, बंद्रायन वेदांत, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की। बंद्रायन ने क्या करिया? ब्रह्मसूत्र और या वेदांत सूत्र की रचना करी है इसने, बंद्रायन ने। ठीक है दोस्तों। अब देखो भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपदों में। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से मिली है। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो बहुत जल्दी लेकर आवांगे। हम इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है दोस्तों। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। तो या दोस्तों अगर नोट्स थाने अच्छे लगे हो तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।